गुड मॉर्निंग। हम लोग ना डिस्कस कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ गामा कैमरा एंड एस्पेक्ट सिस्टम के बारे में। तो आज हमारा इस सीरीज में तीसरा लेक्चर है बेसिकली। इसमें अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं फंक्शनल डायग्राम ऑफ एस्पेक्ट सिस्टम और गामा कैमरा का हम लोग फंक्शनल डायग्राम और एक एक कंपोनेंट का क्या काम है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो भी क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट जो हैं या ऐसे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसके बीच में जो एजेंसी जो है क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं उनके बीच में यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है। मीन्स दे ऑल आर नॉट एग्रीइंग एट वन पॉइंट कि भाई यही टेस्ट होना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और ज़्यादातर वेरिएशंस इन्हीं चीज़ों में है, उनके ओपिनियंस जो है कि मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट जो है कौन कौन से नेसेसरी टेस्ट हैं जो होने चाहिए और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इसी के बीच में इनके ओपिनियन वैरी करते हैं। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो गामा कैमरा के अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये पैरामीटर हैं जिनसे गामा कैमरा के परफॉर्मेंस जो है टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड्स जो प्रोवाइड करती है वो नेमा है, आईईसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो टेकडॉक के रूप में प्रोवाइड करती है, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिसिस्ट इन मेडिसिन एएपीएम के गाइडलाइंस अवेलेबल हैं क्यूए के लिए। उसके बाद हमने ये देखा था कि ऑपरेशनल चेक्स क्या होने चाहिए, एक्सेप्टेंस और रेफरेंस टेस्टिंग क्या है, पीरियोडिक जो क्यूसी टेस्ट जो होते हैं वो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और एनुअली परफॉर्म्ड होते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक रिव्यू आर्टिकल था स्पेशली जो रूटीन क्वालिटी कंट्रोल रिकमेंडेशंस फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन इंस्ट्रूमेंटेशंस, वो यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन मोलिकुलर इमेजिंग में पब्लिश हुआ था इन 2010। और चूंकि इसके ऑथर जो हैं दे वर बेसिकली पायनियर इन द क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स बेसिकली। सो इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा था ये आर्टिकल, इसलिए हम ये आर्टिकल उठाए थे डिस्कस करने के लिए कि बहुत सारी चीज़ें क्रिस्प थी और जो एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए या वाइवा में वो काफ़ी अच्छे, मतलब दिस इज़ गुड मटेरियल फॉर रिटन एग्जाम इवन एंड द वाइवा वोसी ऑल्सो। तो इसलिए मैंने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही उठा लिया था कि इसी को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं बेसिकली। तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये 5 जो रूटीन की उसी टेस्ट जो हैं गामा कैमरा प्लेनर एस्पेक्ट के लिए या होल बॉडी स्कैनर्स के लिए, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल इंस्पेक्शंस के बाद कॉलीमीटर का टच पैड, गैंट्री जो है, इमरजेंसी स्विच, उसका इमरजेंसी स्टॉप स्विच काम करता है नहीं करता वो चेक करना, एनर्जी विंडो की सेटिंग्स चेक करना फॉर टेक्नीशियम 99M और अदर रेडियो न्यूक्लियाइड्स के लिए भी। फिर बैकग्राउंड काउंटरेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद कल हम लोगों ने डिस्कस किया था फोटो पिक और विंडो सेटिंग्स के बारे में कि फोटो पिक और विंडो सेटिंग्स यदि हम चेंज करेंगे तो इमेज क्वालिटी को कैसे अफेक्ट करता है, उसके बारे में हमने देखा था कि यदि ऑफ पिक होगा तो उस केस में वो आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि ऑफ पिक इमेजिंग का जो कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑफ पिक का जो है यूज जो है वो क्रिस्टल के हाइड्रेशन चेक करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजल्स इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, मेजल्स की तरह जो है डॉट 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 ऐसे करके अपीयर होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हॉट स्पॉट तब आता है जब लो इन एसिमेट्रिक एनर्जी जो है वो लोअर एनर्जी साइड में रखते हैं तो वही चीज़ हॉट स्पॉट की तरह दिखता है। लेकिन यदि वो हायर साइड में हम लेकर के चले जाएंगे, उस एनर्जी को रखेंगे, तो वही हॉट स्पॉट जो था वो कोल्ड स्पॉट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट कन्फर्म्स के यहाँ पे मेजल्स इफेक्ट है। जो डॉट डॉट आ रहे हैं यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा इमेज, वो डॉट डॉट दिखेगा। सो हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है, और कोबाल्ट 57, टेक्नीशियम 99M और अदर रेडियो न्यूक्लियाइड से इंट्रिंजिक यूनिफॉर्मिटी कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए, उसके बारे में सारी चीज़ डिस्कस किया था। और फिर उस एक पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करने के पर्पस क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, और उसके बारे में
जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स थे वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। देन वी डिस्कस्ड कि इंट्रिंसिक फ्लड फिल यूनिफॉर्मिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। अगेन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पॉइंट सोर्स कैसे बनाते हैं, पॉइंट सोर्स का में साइज क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक यूनिफॉर्मिटी के रिजल्ट के बारे में, कि विजुअल इंस्पेक्शंस भी करते हैं जब यूनिफॉर्मिटी का इमेज जो आता है, और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस भी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है इट इज इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी। तो यही हमारा लास्ट स्लाइड था, जहाँ पे स्टूडेंट ने हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, दोनों ही पैरामीटर इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी और डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी। लास्ट में स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि ये डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट जो है उतने अच्छे से उसको क्लियर नहीं था। तो हम आज यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एंड देन वी विल मूविंग अहेड। ठीक है, गुड, ओके। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, एक तो सेंट्रल फील्ड ऑफ व्यू की बात करी कि सेंट्रल फील्ड ऑफ व्यू इज द एरिया defined by scaling all linear dimension of useful field of view by a factor of 75%। मतलब एवरी डायरेक्शंस में 75% यूएफओबी का जो भी साइज होगा उसका 75% एरिया जो होगा सेंट्रल फील्ड ऑफ व्यू होगा, और वो सारा मेजरमेंट सेंटर से होता है, याद रखिएगा। ओके, तो यूजफुल फील्ड ऑफ बड़ा होगा तो हर डायरेक्शन में बढ़ेगा ना। जैसे मान लो कि 75% है तो इसका मतलब 25% छोड़ना है ना, तो 12.5% इस डायरेक्शन में, 12.5 इधर से छोड़ोगे, 12.5 ऊपर से, 12.5 नीचे से छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये बोल रहा है द पिक्सेल्स टू बी इंक्लूडेड इन द यूनिफॉर्मिटी एनालिसिस कैलकुलेशंस आर डिटरमिन्ड इन वन सीक्वेंशियल पास ओवर द इमेज डेटा विद द फॉलोइंग टू रूल्स। मतलब क्या बोला इसने कि जो कौन कौन सा पिक्सल जो है वो हमें इंक्लूड करना है यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेशंस में, राइट। वो कैसे डिसाइड होगा, इट इज आर डिटरमिन्ड इन वन सीक्वेंशियल पास ओवर द इमेज। वन सीक्वेंशियल पास मतलब एक बार जाना पड़ेगा पूरा, एक सीक्वेंशियल पास, राइट। मतलब या तो एक्स डायरेक्शंस में सारे पिक्सल्स को स्कैन करेंगे या इधर की तरफ करेंगे, वाई डायरेक्शंस में करेंगे। ठीक है, सो डिटरमिन इन वन सीक्वेंशियल पास ओवर द इमेज डेटा विद द फॉलोइंग टू रूल्स। दो रूल बनाए। फर्स्ट रूल क्या है, सेट एनी पिक्सल एट द एज ऑफ द यूएफओवी that contains less than 75% of the mean count per pixel to 0। मतलब क्या बोला कि सबसे पहला काम क्या करना है कि आप एक एक पिक्सल को स्कैन करिए यूएफओवी का, यूएफओवी के एक एक पिक्सल को देखना है जा करके, और क्या देखना है, जब एज पे जाना है, सेट एनी पिक्सल एट द एज ऑफ द यूएफओवी, राइट। मतलब आपका सपोज करो कि ये एरिया आपका यूएफओवी है, तो एज जो होगा इधर का जो पिक्सल होगा या इधर का पिक्सल, इधर का पिक्सल, राइट, ये पिक्सल, एज वाले पिक्सल्स को क्या बोल रहे हैं कि सेट एनी पिक्सल एट द एज ऑफ द यूएफओवी दैट कंटेन्स लेस देन 75% ऑफ द मीन काउंट पर पिक्सल। मतलब पूरे का मीन काउंट पर पिक्सल जब निकालोगे, मीन काउंट निकालोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक पिक्सल पे इतना काउंट होना चाहिए। तो उससे यदि उसके 75% से कम है यदि काउंट एज पे, आप समझ गए, मीन काउंट का 75% निकाल लीजिए, उससे भी कम यदि एज वाले पिक्सल का वैल्यू है तो उसको 0 रख देना है, पहला काम। सेट, देखो, सेट एनी पिक्सल एट द एज ऑफ द यूएफओवी दैट कंटेन्स लेस देन 75% ऑफ द मीन काउंट पर पिक्सल टू 0। ठीक है, मीन काउंट पर पिक्सल निकाल लोगे, राइट, कितना होना चाहिए, यदि उससे एक पिक्सल का वैल्यू जो एज पे है उसके 75% से कम है तो उसको 0 कर देना है। सेकंड क्या बोला, सेट वैल्यूज ऑफ ऑल सीएफओवी। ठीक है,
सेट द वैल्यूज ऑफ ऑल CFOV पिक्सेल्स, मतलब सेंट्रल फील्ड ऑफ व्यू के पिक्सेल्स को टू 0 कब, व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द 4 एब्यूटिंग पिक्सल हैज ए वैल्यू ऑफ 0, द डायगोनल नेबर्स आर इग्नोर्ड। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जब भी हम डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करते हैं तो कंटिगुअस 5 पिक्सल लेते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि यदि CFOV में एटलीस्ट वन ऑफ द 4 एब्यूटिंग पिक्सल, मतलब जिस पिक्सल का, मान लो कि इसका यदि यहाँ इस पिक्सल के लिए वैल्यू निकालना है सेंटर वाले के लिए, तो 2 इधर से लेंगे और 2 उधर से लेंगे, तब जाकर 5 बनेगा। तो ये बोल रहा है कि चारों में से यदि बोल रहा है, ये नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ द 4 एब्यूटिंग पिक्सल हैज 0, यदि एक 0 है तो सारे को 0 कर देना है। सेट वैल्यूज ऑफ ऑल CFOV पिक्सेल्स, CFOV में वो पिक्सल होना चाहिए, उसको 0 करना है व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द 4 एब्यूटिंग पिक्सल हैज ए वैल्यू 0। उस चारों पिक्सल में से कोई भी एक 0 है तो 0 कर देना है। ठीक है, 2 रूल। तो पहला काम ये करना है, डायगोनल नहीं लेना है, या तो इस डायरेक्शन में लो या सीधे y डायरेक्शन में, एक कंडीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसे डायगोनल नहीं लेना है, डायगोनल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। एक दूसरा, उसके बाद उनका मेथड क्या बोलता है, ये करने के बाद, राइट, ये तो 0 जो करना था कर दिया, अब क्या करना है, स्मूथ द इमेज डेटा। अब डेटा जो है उसको स्मूथ करना है, रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेप 1 इन द इमेज प्रोसेसिंग वंस। एक बार आपको स्मूथ करना है, सिर्फ एक बार स्मूथ करना है। यूज 9 पॉइंट स्मूथिंग फंक्शन विद द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ वेट। और जो स्मूथ करना है उस केस में ये 9 पॉइंट स्मूथिंग करना है, और वो कर्नल का वेट जो होना चाहिए 1 to 1 2 4 to 1 to 1 होना चाहिए। ठीक है, उस डेटा को स्मूथ करना है। द वेटिंग फैक्टर फॉर ए पिक्सल आउटसाइड द एनालाइज्ड एरिया इन द 9 पॉइंट फिल्टर फंक्शन शैल बी 0। मतलब ये बोल रहे हैं कि वेटिंग फैक्टर, मतलब बेसिकली आपको ये 9 पॉइंट यही वेट रखना है, इसके आला इससे इधर की तरफ रहेगा तो उसका वैल्यू 0 होता है, वो ऑलरेडी होता ही होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन से, ये जो कर्नल फंक्शन है उससे इस डेटा को स्मूथ करना है। द स्मूथेड वैल्यू shall be normalized by dividing the sum of non-zero weighting factor। मतलब कि अब जो भी वैल्यू आएगा that will be divided by, ये सारे को जोड़ लो, 1 2 कितना बनेगा, 1 4 बना ये, उसके बाद 4 कितना हो गया, 4 4 8 8 to 10 14 16, तो 16 से आपको डिवाइड कर देना है। जब भी स्मूथ करोगे तो सेंट्रल पिक्सल का वैल्यू जो होगा इससे मल्टीप्लाई करते हैं एक एक पिक्सल का वैल्यू। स्मूथ करते वक्त सिर्फ इसको क्या करते हैं कि एक सपोज करो कि ये यहाँ पे एक इमेज का डेटा होगा, तो यहाँ पे मान लो कि x1 है, ऐसे करके मान सकते हो, राइट, x2 ये x3, ये इमेज का वैल्यू है, समझ गए। तो ऐसे ऐसे करके आपका x9 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो आपको क्या करना है, x1 - 1 ऐसे करना है, मतलब 1 into x1, समझ गए, प्लस 2 into x2, समझ गए, प्लस अगेन 1 into x3, समझ गए, प्लस 2 into x4 ऐसे करके, समझ गए, प्लस डैश डैश ऐसे कर देता हूं, ठीक है, प्लस लास्ट जो होगा 1 into x9, ठीक है।
अब ये वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 1/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गया। तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो इमेज के सेंट्रल पिक्सल को वैल्यू को रिप्लेस करेगा, इस वैल्यू के बराबर होगा नए में, समझ गए। तो ये स्मूथ इमेज बनेगा। गॉट इट? ठीक है। मतलब जो फाइनल इमेज जो बनेगा वो ऐसे ही 3x3 का बनेगा बेसिकली, ऐसा समझ लो। ये 3x3 का बनेगा और ये इसका जो सेंटर वाला वैल्यू जो होगा वही ये वैल्यू जो कुछ भी आएगा ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, एक नया इमेज बन जाएगा। ये इनपुट इमेज था, इससे मल्टीप्लाई होगा कर्नल से और ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा और सेंट्रल का वैल्यू यहाँ जो वैल्यू था उसको यहाँ पे जो भी सॉल्व करके आया वो वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इमेज जो बनेगा ये आपका इमेज ये स्मूथ इमेज बनेगा, ये वाला है। गॉट इट? हाँ, ऐसा होता है स्मूथ इमेज। समझे? तो ये बनेगा। नाउ आगे चले। अब बोल रहा है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या करेंगे, डिटरमिन द मैक्सिमम एंड मिनिमम काउंट। क्या बोला? मैक्सिमम और मिनिमम काउंट इन पिक्सल लाइंग विद इन यूएफओवी एंड सीएफओवी। यूएफओवी में मैक्सिमम एंड मिनिमम काउंट आपको पता करना है, ठीक है। अब देखो ये जो बनेगा आपका, जैसे मान लो कि ये आपका गामा कैमरा बना, ठीक है। तो ये मान लो कि आपका, सपोज करो कि ये फील्ड ऑफ व्यू है आपका पूरा एफओवी, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। अब बनेगा यूएफओवी इसका, तो यूएफओवी में 5% छोड़ते हैं, मतलब 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, हाँ 2.5 इधर उधर, समझ गया। तो ये क्या होगा, ये बनेगा अब तुम्हारा ऐसा इस टाइप का बनेगा, समझ गए। और ये वैल्यू जो है बेसिकली इधर की तरफ देखोगे तो ये 2.5 है, समझ गए। 2.5%, हाँ, और इधर से 2.5% छोड़ोगे तो ये एरिया जो बनेगा आपका यूएफओवी बना। अब यूएफओवी का 75% जो है वो बनेगा आपका सीएफओवी। तो सीएफओवी जो है वो ये बनेगा अब आपका, समझिए, राइट, क्लियर। यूएफओवी का 75% का बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिटरमिन, यहाँ पे क्या करना है, डिटरमिन द मैक्सिमम एंड मिनिमम काउंट्स। मैक्सिमम और मिनिमम काउंट किसमें, यूएफओवी में, उसको पता करना है आपको, राइट। और सीएफओवी में भी पता करना है। And the integral formula, the integral uniformity is then given by integral uniformity is equal to 100 into maximum minus minimum। तो जो मैक्सिमम काउंट मिला था वो माइनस कर लो उसके मिनिमम से, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम होगा। तो ऐसे इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी निकलेगा। जब यूएफओवी का मैक्सिमम मिनिमम लोगे तो यूजफुल फील्ड ऑफ व्यू की इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी होगी, और सीएफओवी का मैक्सिमम और मिनिमम लेंगे तो सीएफओवी की इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी निकलेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो आगे। बहुत बढ़िया। स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 में क्या बोलते, डिटरमिन फॉर ईच रो और कॉलम ऑफ पिक्सल in the x and y directions within the FOV and CFOV। क्या बोला, for each row or column of pixels, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेंगे हम,
ईच रो ऑफ कॉलम, रो और कॉलम ऑफ पिक्सल्स, मतलब आपका सपोज करो कि ये बनेगा, तो जब भी आपका मैट्रिक्स बनेगा तो ऐसा बनेगा ना आपका, ओके। ठीक है, तो एक कॉलम ये बना, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, उसी तरह से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं डिटरमिन फॉर ईच रो और कॉलम ऑफ पिक्सल्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। तो ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया एक्स डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शंस विद इन द यूएफओबी एंड सीएफओबी। यूएफओबी और सीएफओबी आप समझ चुके हो दोनों के लिए, तो आप ऐसे कंसंट्रेट करो कि यूएफओबी के लिए आप निकाल रहे हो अभी। तो यूएफओबी के डायरेक्शंस में हमें क्या करना है, ईच रो और ईच कॉलम की बात है, ईच रो और column of pixel, for each row or column of pixels in the x and y directions within CFOB and UFOB। क्या करना है, the maximum count difference पता करना है in any 5 contiguous pixel। क्या बोला, maximum count difference in any 5 contiguous pixels। ठीक है, this is performed by examining first set of 5 pixels, right, first set of 5 pixels, and then stepping forward 1 pixel and analyzing the next pixel। मतलब कि पहला यदि मान लो कि ये 5 ले लिया आपने, राइट, तो 5 में मैक्सिमम डिफरेंस पता करना है, फिर इसका जब काम हो जाएगा तो एक छोड़ देना है, आगे चलना है, आगे के नेक्स्ट 5 लेने हैं। अभी और क्लियर होएगा, एग्जाम्पल लेके आऊंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आगे के 5 लेने हैं, उसको छोड़ देना है, उसको स्लाइड कर देना आगे। उसके बाद क्या करना है, डिटरमिन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम काउंट डिफरेंस इन द सेट्स ऑफ रोज एंड कॉलम। ये जो अलग अलग जो डिफरेंस जो मिलेगा, राइट, उसमें का मैक्सिमम क्या कौन सा था, तो वो डिटरमिन करना है, और तब डिफरेंशियल इन्फॉर्मेटिव ऐसे कैलकुलेट होगा, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय हाई प्लस लो इंटू 100। ठीक है, हाई एंड लो आर द पिक्सल काउंट्स गिविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काउंट डिफरेंस। ठीक है, क्या है, हाई एंड लो वैल्यूज आर पिक्सल गिविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काउंट डिफरेंस। अभी और क्लियर होएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये हमने एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लिया, अकाउंट्स का मान लो वैल्यू है, और इससे हमने आउटपुट कैलकुलेट किया है मैन्युअली, जो मेथड हमने बताया अभी, जो मेथड उसमें लिखा हुआ था, राइट, उस मेथड से कैलकुलेट करके आउटपुट ये आया है। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम ऐसे अराइव कैसे हुए, राइट। देखो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, ये पहला 5 पिक्सल लिया है, देखो ये दिख रहा है, एक, ये 5 का, सॉरी, देखो ये 5 पिक्सल हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये फर्स्ट 5 पिक्सल लिया, और इस फर्स्ट 5 पिक्सल में देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये ध्यान से देखो, मैक्सिमम लिखा है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम लिखा है, मैथमेटिकल कैलकुलेट किया कि इसमें से जो मैक्सिमम था वो, और इसमें जो मिनिमम था इस 5 में से, उसका डिफरेंस चाहिए था, यही चाहिए था पहला स्टेप्स में। तो हमने क्या किया, इसका माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। देखो यदि तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसमें मैक्सिमम कितना है करके देखो, मैक्सिमम सबसे ज्यादा कौन सा है, 0.94 वाला, 0.94 है, राइट, और मिनिमम क्या है, 0.0007 सेकंड वाला। हाँ, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा,
देखो करके देखो, नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये आपने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि इसका मैक्सिमम जो था उसी में से इसी कंटिगुअस 5 पिक्सल से जो मिनिमम था उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया और करके हमने एक अलग आउटपुट मैट्रिक्स में डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब तो 5 का तो काम खत्म हो गया, अब इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें ये देखो एक छोड़ दिया, राइट। सॉरी, मतलब देखो ये पहला वाला में तो ये लिया था ऊपर टॉप का, उसके बाद देखो उसके बाद हम लोग एक नीचे एक को छोड़ दिए, फिर एक नीचे की तरफ आ गए। अच्छा, अब नेक्स्ट 5 का आ गया, समझ गया। तो ये नेक्स्ट 5 का उसके नीचे एंट्री होगी, समझ गया। इसकी वाली एंट्री इधर होगी, समझ गए। फिर ये जब कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर अब इसके बाद एक और नीचे चले जाएंगे, अब 2 हो गया, समझ गया, 5, आप समझ गए। तो ऐसे करके ये पूरा रो कवर करेंगे, ऐसे कॉलम वाइज कवर हो गया। जब कॉलम वाइज कवर हो जाएगा तो ऐसे कर करके ये खत्म हो गया, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, ऐसे ऐसे करके हमारे पास इस टाइप का मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ में आ गया बात। तो ये तो बना रो वाइज, मतलब कॉलम वाइज बना ऐसे करके। अब इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम लेना पड़ेगा। अभी देखो अब मेरे बात आगे चलेंगे, अभी यहां तक तो सही हो गया। इसके बाद का स्टेप ये आएगा, अब देखो उसके बाद हमने 3 तक कर लिया, अब फिर नेक्स्ट के 5 लेंगे सेट, समझ गए। अब मेरा रुक गया क्योंकि आगे अब नहीं जा सकता मैं, क्योंकि आगे कोई पिक्सल डेटा नहीं है, तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा मुझे, समझ गए। तो इस टाइप का मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा, क्लियर। अब ये फाइनल मैट्रिक्स मेरा यहाँ पे बना। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब देखो ये जो इनपुट मैट्रिक्स जो था, अब देखो यहाँ पे, अब इसमें से जो है देखना है क्या है, ये वैल्यूज बना आपके पास, दिस इज ये फाइनल मैट्रिक्स बना। अब इसमें से मैक्सिमम क्या है, पॉइंट 99 है, और मिनिमम क्या है 0.02 0.02775, सेकंड लास्ट, ये है कहां पे। अच्छा इस वाले में से, इसमें से ये वाला जो वैल्यू जो है, इसमें मैक्सिमम कौन सा है 0.93 है और मिनिमम कौन सा है, वो चूज करना है। फर्स्ट वाली रो नहीं, इट्स नॉट रो, इट्स नॉट रो। इस ये देखो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स बना, इस मैट्रिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सा है, मैक्सिमम ही है 0.9460 0.9460 है, ये मैक्सिमम है, करेक्ट, ये मैक्सिमम है। तो जाके देखना है कि ये वाला जब हम ये जो मैक्सिमम वैल्यू आया था वो किस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए आया था मैक्सिमम वैल्यू, तो वही ओरिजिनल इमेज में, हाँ भाई उसके करस्पॉन्डिंग आया होगा ना। जैसे ये कंटिगुअस 5 का हमने लिया, तब या यहीं पे रुक गए थे, मतलब लास्ट तो यही था मेरा, आप समझ रहे हो, डिड यू गेट इट। मतलब ये किसके लिए आया था, तो 9.4 जो दिख रहा है ये बंदा, ये आया था इस पिक्सल के लिए, समझ गए भाई। आपका 5 कंटिगुअस तो यही था ना, इसी में तो ये मैक्सिमम आया था इसका वैल्यू। तो ये वैल्यू उठाएंगे हम, इसकी जरूरत है मुझे, समझ गए, करेक्ट। देखो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लिखा है, पोजीशन भी लिखा है 11 ऐसे करके, समझ गए। ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं कि कहां कहां पे मैक्सिमम वैल्यूज मिले थे मुझे। और ये सारे में से कौन सा मैक्सिमम था, ये तो हर लाइन के लिए मैक्सिमम है ना। इसमें से इस रो में मैक्सिमम कौन सा था, एक देखो इस रो में देखोगे तो कौन सा मैक्सिमम था, ये था ना। ये देखो यहाँ पोजीशन लिखा ना मैंने 11। इस लाइन में कौन सा था, 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला
वैल्यू है, ठीक है। ये सेकंड रो है ना, फर्स्ट हाँ। कॉलम, और देखो ये वैल्यू थर्ड रो में थर्ड में कौन सा है, थर्ड ये थर्ड थर्ड कॉलम थर्ड, ये ज्यादा है हाँ, सबसे, ninth तो ये वाला। लिखा, हाँ, राइट। और ये में fourth इसमें कौन सा है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, column। तो ये मैक्सिमम है। अब इसमें से भी सबसे ज्यादा, अब बोला देखो ये इन ईच रो, यही पे लिखा है, इन ईच रो द मैक्सिमम वैल्यू एंड द पोजीशन एट विच द वैल्यूज वाज फाउंड, वो हमने लिख लिया ईच रो में। इसके ईच रो में मैक्सिमम वैल्यू क्या था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रो मैट्रिक्स एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस। अब ये रो वाले मैट्रिक्स में ये जो मिला, इसमें से मैक्सिमम कौन सा था, ये तो रो मैट्रिक्स मिला ना, इसमें से मैक्सिमम में से मैक्सिमम कौन सा था, तो ये मैक्सिमम में ये मैक्सिमम वैल्यू था, और किस पोजीशन पे मिला, फोर्थ कॉलम, राइट। तो फोर्थ कॉलम, अब ये वैल्यू जाकर के देखना है कि ओरिजिनल इमेज में किसके लिए कोरस्पॉन्ड कर रहा था, क्योंकि ओरिजिनल काउंट तो मेरे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स में था ना, ये तो फिक्टिशियस मैंने एक तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये वैल्यू जो होगा वो हाई होगा, समझ गए। उसी तरह से लो वाला कैलकुलेट करेंगे सेम, पहले लो इसमें से कैलकुलेट करेंगे, सब में से जो सबसे लो होगा वो उसको जाके देखेंगे इमेज में कि लो, उस लो इसके करस्पॉन्डिंग लो वैल्यू ओरिजिनल इमेज में क्या था वो वैल्यू, तो वो वैल्यू उठाएंगे हाई और लो का, तब जाके डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट करते हैं। डिड यू गेट इट? पहला क्या, कंटिगुअस 5 पिक्सल लेना होता है, उसमें से मैक्सिमम डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है कि मतलब मैक्सिमम काउंट और मिनिमम काउंट में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हमने रखा, एक मैट्रिक्स बनाया, और हमने क्या दिखाया, एक एक छोड़ छोड़ करके फिर 5 का कंटिगुअस लिया, और एक डायरेक्शंस में हमने पूरा कर लिया रो वाले में, समझ गए। और फिर कॉलम वाइज पूरा किया, तो फिर यही काम जो है ऐसे करके हमने मैक्सिमम और मिनिमम पता कर लिया, तो इससे क्या होगा, मुझे एक यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी, तो वो एक डायरेक्शंस में होगी, जैसे मान लो कॉलम वाइज लिया था तो कॉलम के डायरेक्शंस में, उसी तरह से जब रो वाइज कैलकुलेट करते तो अलग मैट्रिक्स बनता, तो रो वाले में एक अलग डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, उसमें से जो सबसे ज्यादा होगा वो फाइनल बनेगा, मुझे ऐसे कैलकुलेट होता है। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी का कैलकुलेशन है, ठीक है, क्लियर। अभी दोबारा बैठ करके सुनोगे, देखोगे, समझोगे, तब जाकर के और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशियल यूनिफॉर्मिटी का कैलकुलेशन कैसे होता है। ओके, नाउ विल मूव अहेड, चले, गुड। यूनिफॉर्मिटी डिग्रेड्स विथ ए चेंज इन द फॉलोइंग। देखो ये एग्जाम में हम शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में बन सकता है कि यूनिफॉर्मिटी कैसे इफेक्ट होती है, कौन कौन से पैरामीटर जो हैं वो यूनिफॉर्मिटी को इफेक्ट करते हैं या उसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो लिखा है देखो, यूनिफॉर्मिटी डिग्रेड्स विथ ए चेंज इन द फॉलोइंग, इसमें से कोई भी पैरामीटर चेंज होएगा तो यूनिफॉर्मिटी जो होगी वो खराब हो जाएगी, राइट। पहला क्या है, पुअर गेन अलाइनमेंट ऑफ द फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब, दैट इज कॉल्ड पुअर ट्यूनिंग। मतलब पुअर गेन अलाइनमेंट का फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब का मतलब क्या है, फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब का गेन डिसाइड, गेन से ये डिसाइड होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो निकला है, लाइट फोटोन जो है, जब फोटो कैथोड पे पड़ा तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो कितने से मल्टीप्लाई होकर के फाइनल मिलेंगे, मुझे गेन डिसाइड करता है, समझ गए। और गेन जो होता है ना, वो अगेन तुम कोई भी दो फोटो मल्टीप्लाई बना लो, वो एग्जैक्टली सेम गेन रखना मुश्किल है। उसका रीजन है, यदि मान लो कि सेम रख भी दिया तो टेम्परेचर वेरिएशंस पे कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल वेरिएशंस गेन में होता रहता है, या उस गेन को इफेक्ट कर देता है, टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत ये हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, समझ गए। तो क्या होता है कि वो फ्लक्चुएशंस जो है चलते रहता है, तो आपको क्या करना है, गामा कैमरा उसमें जब जो इंजीनियर जो आता है इसी की ट्यूनिंग करता है, मतलब जो दो फोटो मल्टीप्लाइड साथ साथ में रखे हुए हैं ना, वो लगभग सबका गेन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यदि सेम होगा
तो सेम मल्टीप्लिकेशन होगा सब में, तब जाके यूनिफॉर्म मिलेगा इमेज। कई बार क्या होता है कि किसी का गेन ज्यादा हो जाएगा, किसी पीएम ट्यूब का गेन कम हो जाएगा। यदि ज्यादा और कम होगा ये, राइट, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतने ही नॉन यूनिफॉर्म इमेज बनेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है गेन अलाइन, पीएम ट्यूनिंग इसको बोलते हैं। और यदि ये पुअर गेन अलाइनमेंट है इनका, जो पीएम ट्यूब का है, तो उसको बोलेंगे पुअर ट्यूनिंग, समझे। तो जब भी यूनिफॉर्मिटी खराब होएगी तो आएगा, यहाँ पे कोई भी इंजीनियर आएगा उसको ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले वो पीएम ट्यूब की ट्यूनिंग करता है वो, समझ गए। ओके फाइन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि फेलियर ऑफ वन और मोर फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब्स, मतलब एक फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब खराब हो जाए या एक से ज्यादा यदि फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब यदि खराब हो जाते हैं, तभी भी यूनिफॉर्मिटी जो होगी वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, इंक्रीजिंग काउंट रेट, यदि काउंट रेट चेंज हो जाएगा, राइट, मतलब काउंट रेट बढ़ता जाए, जैसे मान लो कि 25 के सीपीएस का काउंट है और आप 75 के सीपीएस के काउंट पे यदि आप यूनिफॉर्मिटी एक्वायर करोगे तो यूनिफॉर्मिटी खराब मिलेगी, 25 के सीपीएस पे खराब नहीं मिलेगी। जैसे जैसे इंक्रीजिंग काउंट रेट होगा तो यूनिफॉर्मिटी डिग्रेड होती है। यदि इसमें इमेज होगा तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो कल हम दिखाएंगे इमेज कि कैसे काउंट रेट पे यूनिफॉर्मिटी खराब हो सकती है, इंक्रीजिंग काउंट रेट पे। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, इनकरेक्ट पल्स हाइट एनालाइजर सेटिंग। इनकरेक्ट पल्स हाइट एनालाइजर सेटिंग का मतलब, जैसे मान लो कि आप कोबाल्ट 57 का फ्लड सोर्स यूज कर रहे हो और यूनिफॉर्मिटी बना रहे हो, लेकिन यदि गलती से कोबाल्ट 57 का विंडो नहीं सेलेक्ट होकर के टेक्नीशियम का सेलेक्ट हो जाए तो यूनिफॉर्मिटी सही नहीं आएगी, ब्लॉब ब्लॉब जैसा दिखेगा वो, समझ गए। उसी तरह से मान लो कि आप टेक्नीशियम का इमेज ले, टेक्नीशियम का सोर्स है और आप आयोडीन का यूज कर लो या कोबाल्ट 57 का कर लो, तभी भी इमेज खराब आएगी। इनकरेक्ट, वही इनकरेक्ट पल्स हाइट एनालाइजर सेटिंग, समझ गए, वो सेटिंग गलत होगा तभी भी होगा ये। इम्प्रॉपर पिकिंग होगी तभी भी ये इनकरेक्ट सेटिंग हो सकती है। मान लो गामा कैमरा पिक ही नहीं किया आपका, इसलिए हमेशा देखोगे आपका जब भी क्लिनिकल इमेज भी एक्वायर हो तो वहां एक पिक करने की फैसिलिटी होती है स्पेक्ट्रम पे, पिक सोर्स रख के पिक कर सकते हो उसको। यदि पिक सही से नहीं दिख, उसका स्पेक्ट्रम दिखा रहा है और विंडो का आपका दिखा रहा है, यदि सेंटर में नहीं पिक है, नहीं दिखा रहा है सेंटर में, सिमेट्रिक नहीं दिख रहा, तो आपको पिकिंग करना चाहिए, देन ओनली यू शुड स्टार्ट क्लिनिकल स्टडीज, अदरवाइज आर्टिफैक्ट्स आएगा। वो हम ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एसिमेट्रिक विंडो जब भी होगा और इम्प्रॉपर यदि पिकिंग होगी तो इमेज जो होगा वो आर्टिफैक्ट क्रिएट हो सकता है, या इम्प्रॉपर पिकिंग भी बोलते हैं, या दूसरा इसको बोलते हैं कि पीक शिफ्ट हो गया, कि 140 पे आना चाहिए था पीक, वो या तो 140 से नीचे की तरफ पीक आ रहा है और नहीं तो 140 से ऊपर की तरफ पीक आ रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी किस कारण से खराब होगी, वो स्पेशियल नॉन लीनियरिटी, मतलब जो एक लीनियर सोर्स दिखना, लीनियर लाइन सोर्स है, यदि लाइन सोर्स, तो उसका इमेज जो होना चाहिए वो बिल्कुल लाइन की तरह दिखना चाहिए। लेकिन यदि वो लाइन सोर्स का इमेज लाइन की तरह नहीं दिख रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो भी उस केस में हम बोलेंगे कि ये नॉन लीनियरिटी, स्पेशियल नॉन लीनियरिटी है। तो यदि स्पेशियल नॉन लीनियरिटी होगी तो उस केस में भी यूनिफॉर्मिटी डिग्रेड हो जाएगी, वो ठीक नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफेक्ट्स और डिटोरिएशन इन द क्रिस्टल। क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट आ जाए, मान लो क्रैक हो जाए, तभी भी इमेज ठीक नहीं आएगा। हाइड्रेशन हो जाए तो मीजल्स आएंगे, तभी भी यूनिफॉर्मिटी ठीक नहीं आएगी। क्रिस्टल में कोई भी डिफेक्ट आ जाएगा तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, ठीक नहीं आएगी। इसलिए क्रिस्टल की एजिंग भी होगी तभी भी यूनिफॉर्मिटी डिटोरिएट हो सकती है। एजिंग मतलब पुराना होता जाएगा, पुराना होता जाएगा मतलब बार बार उसके ऊपर जो गामा फोटोन हिट कर रहे हैं ना,
रोज, तो कुछ ना कुछ तो डिटोरिएशन हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी केमिस्ट्री क्या है, वही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नहीं तो ये होगा, इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट हो रहे हैं, फिर जाके सेटल हो रहे हैं, एक्सरे निकल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डिटोरिएशन तो उसके इंटरेक्शंस के चलते हो ही रहा है, समझ गए? तो एजिंग होगी, विथ टाइम डिटेक्टर की क्वालिटी जो होगी वो नीचे जाएगी। तो क्रिस्टल की क्वालिटी जो है, यदि इसमें डिटोरिएशन कोई भी होएगा, दैट विल ऑल्सो लीड टू चेंज इन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पुअर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। यदि इन्वायरमेंटल कंडीशंस पुअर है, जैसे फॉर एग्जांपल बैड पावर सप्लाई, बार बार पावर फ्लक्चुएशंस हो रहा है, सीधे सडन पावर चला गया, स्टेबल पावर सप्लाई नहीं है, राइट, उस केस में इनएडिक्वेट हीटिंग हो जाए या कूलिंग हो जाए, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाए, राइट, रात को बिल्कुल फॉल हो गया टेम्परेचर, या टेम्परेचर गर्मी से बहुत ज्यादा हो गया, तो आप अभी देखोगे कि बहुत सारे जैसे पेट सिटी स्कैनर में तो है कि वो बंद ही कर देता है, जी वाला बोलता है भाई चलेंगे ही नहीं, बंद, जाओ खत्म, ओवर हीटिंग हो गई, बंद हो गया सिस्टम। तो लेकिन यदि पहले वाले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, वो बंद नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ डिटोरेशंस करेगा ही करेगा। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जैसे होएगा तो यूनिफॉर्मिटी चेंज होएगी, और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और पावर फ्लक्चुएशंस सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके पीएम ट्यूब के ट्यूनिंग को करते हैं, गेन को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो राइट, सो दीज आर द फॉलोइंग रीजंस दैट लीड टू डिग्रेडेशन इन यूनिफॉर्मिटी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स या फुल क्वेश्चन, वाइवा का तो प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। जैसे यूनिफॉर्मिटी जाएगा आप लेके जाओगे तो आपको यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड, यूनिफॉर्मिटी कैसे कैलकुलेट होता है, काउंट रेट क्या, और ये सारे पैरामीटर कि क्या क्या इफेक्ट करते हैं वो वहीं से उठाएगा, समझ गए? तो ये सारी चीजें, यूनिफॉर्मिटी को कैसे विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो आप बताओगे इंटीग्रल यूनिफॉर्मिटी है, डिफरेंशियल है, तो वो पूछेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मेथड बताओ, ये सारी चीजें, ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वाइवा के। ओके, सो आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर, क्योंकि ऑलरेडी हम 42 मिनट्स पे हैं, तो नहीं, वी विल स्टॉप इट हियर बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द फर्दर। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं।